गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। 5 जून को संपन्न हुए विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी तक हम लोग इसको सिर्फ पीटी के दृष्टिकोण से सिर्फ 5 जून की तारीख रटते रहे हैं, लेकिन इस बार जो मीटिंग यह हुई है उस मीटिंग को हम लोग इस बार मेंस के दृष्टिकोण से और निबंध के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। 5 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह मीटिंग संपन्न हुआ है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी देश एक जगह से दूसरे देश अभी नहीं जा सकता है, तो ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही माध्यम है किसी भी मीटिंग को संचालित करने का। और इस वर्ष जो यह थीम था वो थीम था जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, और जो मेजबान देश थे वह था कोलंबिया और साझेदार देश जर्मनी था। चूंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना ने जो इस विश्व को जो आपदा दी है उससे बहुत बुरा हुआ है, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस में इस पर जब चर्चा हुई तो उसके कुछ अच्छे पहलुओं पर भी चर्चा हुई जो पर्यावरण के मानक को एकदम बदल कर रख दिया। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक मर्कज मुख्य प्रवक्ता थे वहाँ, और उस मीटिंग को संबोधित करने वाले में भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी हैं। अब हमारे मन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि इसे क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस को। पर्यावरण के प्रति बढ़ते खतरों को रोकने और इसे सुरक्षित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है, यूएनओ की एक बैठक के दौरान 5 जून को हुआ कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। लेकिन इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो हुई वह 1974 से हुई, और 1974 से यह रेगुलर मनाया जा रहा है। अब इस वर्ष यह मीटिंग अहम क्यों था? चूंकि ब्राजील के अमेजन वन क्षेत्र में भयंकर आग लगी थी, यह हम सभी जानते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति की आलोचना भी हुई थी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वन क्षेत्र में भी जबरदस्त आग लगी थी। हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी भयंकर आग लगी थी और जैव विविधता की कितनी हानि हुई है। इस बार वहाँ पर हम लोग सभी मांग कर रहे थे, हे ईश्वर वहाँ पर बारिश हो जाए, लेकिन आग काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर लगी रही। पूर्वी अफ्रीका, पाकिस्तान और भारत में टिड्डियों जैसे जीवों का आतंक जो अभी हमने हाल फिलहाल में भुगता है। पाकिस्तान से आने वाले टिड्डी दल न जाने कितने चीज़ों को रास्ते में सफा चट कर जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और अब वैश्विक महामारी कोरोना, जिसकी वजह से पूरे देश में 4 लाख से ऊपर लोग अभी तक मारे गए हैं। कोरोना संकट के दौरान प्रकृति का नया रूप सामने आया है जो बताता है कि यह दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसे पर्यावरण को बेहतर बनाकर और सुंदर बनाया जा सकता है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हुआ क्या कि कोरोना आपदा के समय में लॉकडाउन हो गया और इंसानी गतिविधियां एकदम रुक गई, और जैसे ही इंसानी गतिविधियां कम हुई कुदरत खिलने लगी, तारे और चमकदार नजर आने लगे, आबादी के हिस्सों में जीव विचरण करने लगे। हमने देखा है और सुना है कि नोएडा में सड़कों पर नीलगायें घूम रही थी, हरिद्वार के शहरों में हिरन घूम रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें अभी हम लोगों के सामने नज़र आती रही है। महज 2 से 3 माह में ये बदलाव दिखा है। कोरोना काल से पहले और कोरोना के खत्म होने के बाद एक बार फिर पर्यावरण ही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या होगी। देखिए इस समय क्या हुआ है कि हम सभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जब ये कोरोना खत्म होगा तो फिर से गाड़ियां चलने लगेंगी, कल कारखाने खुल जाएंगे और फिर हवा में पार्टिकुलेट मैटर, एसपीएम, ये सब फिर से तैरने लगेंगे और फिर से पूरा विश्व खांसने लगेगा। लेकिन अभी तत्काल कोरोना महामारी ने यह चीज़ दिखाया है कि मानव ही कहीं ना कहीं इस पर्यावरण को खराब करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अब
हम जरा इस पर चर्चा करते हैं कि प्रत्येक वर्ष यह सम्मेलन क्यों होता है। दुनिया भर में वनों की कटाई, बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग, अपव्यय और भोजन की बर्बादी, प्रदूषण इत्यादि जैसे मुद्दों पर चर्चा करना आवश्यक है। हम सभी जान रहे हैं कि वन कटते जा रहे हैं और प्रकृति की रक्षा के लिए भारत में 33% वन चाहिए और दुनिया में भी। दूसरी तरफ कल कारखाने खुलने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। यही नहीं, बहुत ज़्यादा अपव्यय भी हो रहा है, भोजन भी बर्बाद हो रहे हैं और अभी मैंने बताया कि काफ़ी प्रदूषण फैलने से ढेर सारी समस्या और स्वास्थ्य जैसी संबंधित समस्याएं लोगों को घेर चुकी हैं। तो इन सब से हमें बचना भी है। चूंकि कार्बन तटस्थता प्राप्त करने, ग्रीन हाउस प्रभावों को कम करने, खराब भूमि पर रोपण, सौर स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन, प्रवाल भित्तियों और मैंग्रोव को बढ़ावा देने, नई जल निकास प्रणालियों को विकसित करने इत्यादि के लिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। मैंने इसमें कुछ प्रमुख चीज़ों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। कार्बन तटस्थता प्राप्त करने, ग्रीन हाउस प्रभावों को कम करने। क्योंकि क्या है कि सूरज की रोशनी जब धरती पर आती है तो वो पृथ्वी से टकराकर वापस लौट जाती है, लेकिन जब मानव गतिविधि से जब वातावरण प्रदूषित हो जाता है तो यही जो ताप है वो जल्दी नहीं निकल पाता है। तो यह ग्रीन हाउस का काम करता है जो धरती के तापमान को बढ़ाता है। दूसरा, खराब भूमि पर रोपण। हमारे देश में और दुनिया में बहुत सारे बंजर जमीन हैं, तो वहाँ पर रोपण करके कैसे उसको मानव के लायक उपयोगी बनाया जाए, सौर स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन, सूरज की रोशनी का प्रयोग करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन हो, जिससे हम जो परंपरागत ऊर्जा उत्पादन करते हैं जैसे कि कोयला, परमाणु, इन सब से निर्भरता हटाई जाए। प्रवाल भित्तियों और मैंग्रोव को बढ़ावा देने। हम लोग जानते हैं कि प्रवाल भित्ति सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है और भारत के दक्षिणी इलाके में भी प्रवाल भित्ति से बनी चट्टानें हैं। तो इन सब को बचाना है, मैंग्रोव को बढ़ावा देना है। अगर मैंग्रोव बढ़ेगा तो वो सुनामी से तटों की रक्षा करेगा और मिट्टी के कटाव को भी मैंग्रोव रोकता है। नई जल निकास प्रणालियों को विकसित करना, यानी यहाँ पर जल को बचाने से संबंधित बात कही गई है। अब चूँकि वहाँ पर जो ये इस बार जो मीटिंग हुई है उसको एंटोनियो गुटेरेस ने संबोधित किया और उन्होंने क्या कहा, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। कोविड-19 महामारी दुनिया को चेतावनी देती है कि मानव जाति की रक्षा के लिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। एकदम सही। और अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि पर्यावरण के लिए सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर भारतीय की प्रतिबद्धता आवश्यक है। बढ़ते शहरीकरण के बावजूद भी देश में विश्व की 35 में से 4 अत्यधिक जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट हैं। भारत में 4 जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट हैं और टोटल विश्व में 35 है। यही नहीं, जो बैठक हुई 5 जून को कोलंबिया में वर्चुअल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कुछ वैसी ही बैठक भारत में भी हुई उस मीटिंग के बाद, और उसको ना प्रकाश जावड़ेकर ने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि प्रधान नियम यह है कि यदि हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति हमारी रक्षा करती है। भारत में दुनिया के केवल 2.5% भूखंड होने, उस पर मानव आबादी का 16% होने के साथ साथ मवेशियों की आबादी और केवल 4% ताज़ा जल स्रोतों के होने जैसे अनेक अवरोधों के बावजूद दुनिया की 8% जैव विविधता विद्यमान है। हमारे पास कुल दुनिया का उन्होंने 2.5% कहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा 2.4% है। मानव आबादी 16% उन्होंने कहा है। यह बढ़कर चूँकि अभी 2011 के आंकड़ों के अनुसार 16.5 है, मुझे लगता है इस बार बढ़ गया होगा। और मवेशियों की आबादी और केवल 4% ताज़ा जल स्रोत होने, मुझे लगता है कि 4% ताज़ा जल स्रोत से यह कम हो गया होगा। और दुनिया की 8% जैव विविधता विद्यमान है। अब बात सही है,
जैव विविधता का क्षेत्र 4 हॉट स्पॉट हैं तो शायद वो 8% के आसपास होंगे। हमारे पास जो विशाल जैव विविधता है वह प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने वाले भारतीय लोकाचारों का परिणाम है, ऐसा उन्होंने कहा। अब अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 नगर वन विकसित करने की शहरी वन योजना पर अब सरकार को काम करना है। क्योंकि क्या है, हमारे देश में जितने भी शहर हैं वहाँ पर वनों की संख्या एकदम कम है और शहर के मानक के अनुसार भी नहीं है। तो ऐसे में भारत सरकार ने यह पहल की है तो यह बहुत बड़ी बात है और 200 नगर वन बसाने की बातचीत की गई है। और चूंकि उस मीटिंग का थीम भी था नगर वन यानी शहरी वन, और प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि ये वन शहरों के फेफड़ों के रूप में काम करेंगे और मुख्य रूप से शहर की वन भूमि पर या स्थानीय शहरी निकायों द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य खाली जगह पर होंगे। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि इसको हम पीटी के दृष्टिकोण से कम मेंस और निबंध के दृष्टिकोण से ज़्यादा सोचेंगे। और जब भी यहाँ से कोई प्रश्न, इस तरीके का कोई प्रश्न बनेगा तो हमें मेंस में और निबंध में लिखने में काम आएगा। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में, तब तक जय हिंद, जय भारत।